इंसान अपनी जिंदगी से इतना नफरत करता है कि वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। किसी और का चेहरा, उसकी आवाज, उसका स्टाइल, सब कुछ चुरा लेना चाहता है। ये कहानी है टॉम रिपली की, एक ऐसे आदमी की जो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बन जाता है। वो एक ऐसे गेम में घुस चुका है जहां आइडेंटिटी, दोस्ती और मौत का फर्क खत्म हो चुका है। इटली के खूबसूरत शहरों के पीछे छुपी है एक डार्क और ट्विस्टेड कहानी, जहां एक कॉन आर्टिस्ट अमीर बनने के लिए सिर्फ झूठ नहीं बोलता, बल्कि कत्ल करने से भी नहीं घबराता। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, ये एक स्लो पॉइजन है, जहां जितना अंदर जाओगे उतना ही डार्क होता जाएगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिपली। टॉम रिपली न्यूयॉर्क का एक अकेला और स्ट्रगलिंग बंदा है। ना उसके पास कोई अच्छी नौकरी है, ना पैसा, ना सोशल लाइफ। वो छोटी मोटी चोरियां करता है, फ्रॉड करता है और लोगों को डिसीव करके अपना गुजारा करता है। शक्ल से शरीफ और सिंपल लगने वाला टॉम असल में एक ऐसा इंसान है जो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है। झूठ बोलना उसका काम है और सरवाइव करना उसका टैलेंट। एक दिन टॉम को एक रिच आदमी हर्बर्ट ग्रीनलीफ से मिलने का मौका मिलता है। हर्बर्ट सोचता है कि टॉम उसके बेटा डिकी का दोस्त है। डिकी ग्रीनलीफ इटली में रह रहा होता है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो अमेरिका वापस आए। टॉम फौरन इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। वो झूठ बोलता है कि हाँ, वो डिकी को अच्छी तरह जानता है। यही एक झूठ उसकी जिंदगी बदल देता है। हर्बर्ट टॉम को एक प्रपोजल देता है, तुम इटली जाओ, डिकी को वापस लेकर आओ, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। टॉम के लिए ये एक गोल्डन चांस होता है। न सिर्फ पैसा मिल रहा है, बल्कि यूरोप जाने का मौका भी। लेकिन टॉम का असली प्लान कुछ और ही होता है। उसका इरादा सिर्फ डिकी से मिलना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी चुरा लेना है। टॉम इटली पहुंचता है, एक खूबसूरत जगह जहां सी साइड विलास और आर्टिस्टिक लोग हैं। वो डिकी को ढूंढता है और उससे मुलाकात होती है एक छोटी सी टाउन में, जहां डिकी अपनी गर्लफ्रेंड मार्ज के साथ एक आरामदेह लाइफ जी रहा होता है। डिकी अमीर, कॉन्फिडेंट और केयर फ्री बंदा है। मार्ज, जो एक लिखारी है, उसकी नजर में टॉम थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन शुरुआत में डिकी टॉम को एक इंटरेस्टिंग गेस्ट समझता है और उसे अपने सर्कल में अलाउ कर देता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, टॉम डिकी के साथ ज्यादा टाइम गुजारता है। वो उसकी आदतें ऑब्जर्व करता है, उसका स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ। धीरे धीरे वो डिकी की जिंदगी में डीपली घुस जाता है। टॉम को डिकी की लाइफस्टाइल इतनी पसंद आती है कि वो उसे कॉपी करने लगता है। वो उसके कपड़े पहनता है, उसकी आवाज इमिटेट करता है, उसकी हैंड राइटिंग तक प्रैक्टिस करता है। एक सीन में टॉम अकेले डिकी के रूम में उसकी चीजें पहनता है और अपने आप से बात करता है, आई एम यू डिकी। ये सीन बताता है कि टॉम सिर्फ इम्प्रेस्ड नहीं है, वो ऑब्सेस्ड है, वो डिकी बनना चाहता है। लेकिन मार्ज को टॉम का बिहेवियर डिस्टर्बिंग लगता है। वो डिकी को वार्न करती है कि टॉम थोड़ा टू मच हो रहा है। टॉम को अब मार्ज से जलन होने लगी है। उसे लगता है कि मार्ज उस रिश्ते का हिस्सा है जहां वो कभी बिलोंग नहीं करेगा। वो डिकी से ज्यादा क्लोज होना चाहता है, लेकिन हर दफा मार्ज बीच में आ जाती है। एक और टर्निंग पॉइंट आता है जब डिकी टॉम से कहता है कि वो अब थोड़ा वक्त अकेला गुजारना चाहता है। वो पोलाइटली कहता है, तुम कुछ दिन के लिए रोम या वेनिस चले जाओ, हम फिर मिलते हैं। टॉम के लिए ये रिजेक्शन का सिग्नल है। उसने डिकी के लिए इतना कुछ किया, उसकी लाइफ में इतना डीपली घुस गया, और अब वो उसे पुश कर रहा है। ये बात टॉम को अंदर से तोड़ देती है। रात को टॉम अकेला अपने कमरे में बैठकर डिकी की डायरी पढ़ता है। वो उसके सिग्नेचर्स, उसकी हैंड राइटिंग, उसकी स्टाइल इमिटेट करता है। फिर एक सीन में वो क्वाइटली कहता है, मैं तुम बन जाऊंगा और कोई फर्क भी नहीं महसूस करेगा। एपिसोड के एंड में टॉम और डिकी एक छोटी सी बोट राइड पर जाते हैं। हवा हल्का सा तेज है, समुंदर शांत है, लेकिन टॉम के अंदर तूफान चल रहा है। दोनों ने वाइन पी रखी है। डिकी थोड़ा रिलैक्स्ड है और टॉम उससे सॉफ्टली क्वेश्चंस कर रहा है, क्या तुम मुझे कभी अपना दोस्त समझते हो डिकी, या मैं सिर्फ एक मेहमान हूँ? डिकी हंसी में टाल देता है, लेकिन टॉम का चेहरा सीरियस है। अचानक टॉम अपना ओर उठाता है और डिक्की के सर पर मार देता है। पहला वार गुस्से में नहीं होता, प्लानिंग में होता है। डिक्की चीखता है, लेकिन समुंदर के बीच कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा वार, फिर तीसरा, और डिक्की ग्रीनलीफ की बॉडी उस छोटी सी बोट में लाश बन जाती है। टॉम घबराता नहीं, वो काम है, जैसे उसने ये सब पहले प्लान किया हो। वो डिक्की के कपड़े उतारता है, उसके डॉक्यूमेंट्स रखता है और लाश को समुंदर में धकेल देता है। बोट ढूंढने वालों को ये सब एक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन टॉम के लिए ये एक नया स्टार्ट है। वो शोर पर लौटकर होटल जाता है और अगली सुबह डिक्की के नाम से चेक इन करता है। अब टॉम रिपली नहीं, टॉम ऑफिशियली डिक्की ग्रीनलीफ बन चुका है। टॉम डिक्की का बैंक अकाउंट एक्सेस करता है, उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करता है और उसका सोशल सर्कल मैनिपुलेट करना शुरू करता है।
वो लोगों को डिक्की के रूप में लेटर्स भेजता है, रोम में नए दोस्त बनाता है और उन्हें बताता है कि वो डिक्की ग्रीनलीफ है। उसी दौरान एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फ्रेडी माइल्स, डिक्की का एक पुराना दोस्त। फ्रेडी एक एरोगेंट और ऑब्जर्वेंट इंसान है और जब वो रोम आता है और टॉम से मिलता है तो उसे फौरन शक होने लगता है। फ्रेडी को टॉम का एटीट्यूड, उसका रूम और उसकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ अजीब लगता है। जब फ्रेडी बिना बताए होटल के रूम में दोबारा आता है और डिक्की को ना पाकर टॉम से कॉन्फ्रंटेशन करता है तो सिचुएशन इंटेंस हो जाती है। टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता और वो फ्रेडी को भी मार देता है। ये कत्ल पहले वाले से ज्यादा इम्पल्सिव होता है और टॉम इस बार थोड़ा पैनिक करता है। वो फ्रेडी की लाश को घसीट के ले जाता है, उसकी गाड़ी में डालकर उसे छुपाने की कोशिश करता है। रोम की गलियों में टॉम का डर, शनाख्त का बोझ और गिल्ट बढ़ता जा रहा होता है। इस दफा कवर अप उतना फ्लॉलेस नहीं होता जितना डिक्की के केस में था। पुलिस को भी कुछ क्लूज मिलते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्रेडी माइल्स के कत्ल के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब ज्यादा सीरियस हो गई है और इटली के न्यूज़पेपर्स में डिकी ग्रीनलीफ का नाम वापस हेडलाइंस में आता है। पुलिस रोम आती है और टॉम से पूछताछ करती है। टॉम उन्हें डिक्की बनकर मिलता है। वो कामली जवाब देता है और कोशिश करता है कि कोई शक उस पर ना आए। उसके जवाब टाइट और केयरफुली रिहर्स्ड लगते हैं। पुलिस को कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो टॉम को छोड़ देते हैं, लेकिन सस्पिशन हवा में लटकता रहता है। मार्ज भी रोम आती है डिक्की की तलाश में। वो टॉम के बिहेवियर से कंफ्यूज है। कभी टॉम फ्रेंडली लगता है, कभी अजीब। मार्ज टॉम से रिपीटेडली पूछती है कि डिक्की कहाँ गया, लेकिन टॉम हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना देता है। इस दौरान टॉम रोम में और ज्यादा सेटल हो रहा है। वो बैंक और अपार्टमेंट्स के पेपर्स डिक्की के नाम से अपडेट करता है। हर चीज में बहुत कैलकुलेशन और प्लानिंग है। एपिसोड के एंड में मार्ज को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उसे शक में डाल देते हैं। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। टॉम को भी महसूस होता है कि उसकी कहानी दरक रही है। उसे अपने आसपास के हर शख्स पर शक होने लगता है। लैंडलेडी, पुलिस, मार्ज सब उसे जासूस लगते हैं। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका होता है जहां उसे लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब उस पर सिर्फ पुलिस का नहीं बल्कि मार्ज का भी प्रेशर है। मार्ज रोम में रह रही है और उसे लगता है कि डिक्की के डिसअपियरेंस के पीछे कुछ और बात है। वो हर वक्त टॉम पर नजर रखती है। रवीनी टॉम से दोबारा मिलता है, लेकिन इस बार वो उसे साइकोलॉजिकल तौर पर प्रेशर देने की कोशिश करता है। वो कैजुअली बात करता है, लेकिन हर बात में कोई ना कोई ट्रैप होता है। टॉम पहले की तरह कामली जवाब देता है, लेकिन उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही होती है। वो रवीनी और मार्ज दोनों से घबराने लगता है। हर रोज उसे लगता है कि बस अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। एपिसोड के एंड में रवीनी और मार्ज एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों अपने डाउट्स डिस्कस करते हैं। रवीनी के पास कॉन्क्रीट सबूत तो नहीं होते, लेकिन वो मार्ज की बातों से कंफर्म हो जाता है कि टॉम सच नहीं बोल रहा। मार्ज भी ये डिसाइड करती है कि वो टॉम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करेगी। टॉम इस वक्त तक अपने आप को सेफ समझता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि दो लोग उसके बिल्कुल करीब उसका सच समझने वाले हैं। फाइनल एपिसोड का आगाज एक हिस्टोरिकल फ्लैशबैक से होता है। 1606 में आर्टिस्ट कारावाजियो एक मर्डर के बाद अपनी क्रिमिनल आइडेंटिटी से भागता हुआ दिखाया जाता है। ये सीक्वेंस टॉम रिप्ली के कैरेक्टर को कारावाजियो के साथ पैरेलल बनाता है। दोनों रेसलर्स डेथ, आइडेंटिटी और आर्ट के दरमियान सिम्बायोसिस में फंसे हुए नजर आते हैं। बाद में टॉम अपने असली नाम टॉम रिप्ली के साथ वेनिस एक ग्रैंड पलाजो रेंट करता है। वहां वो वेनेशियन हाई सोसाइटी में एंटर होता है। नए कपड़ों और मेकअप से अपनी पुरानी आइडेंटिटी को रिप्लेस करता है। इंस्पेक्टर रवीनी, जो पहले टॉम को डिकी ग्रीनलीफ समझता था, वेनिस आ जाता है और टॉम को इंटरव्यू करता है। टॉम डिस्गाइज पहनता है। बियर्ड, विग और कारावाजियो पेंटिंग्स के मैट लाइट बल्ब से कमरा इल्म होता है ताकि रवीनी उसको पहचान न ले। रवीनी टॉम को डिकी के तौर पर नहीं पहनता, जिससे टॉम की चाल सक्सेसफुल होती है। मार्ज भी वेनिस आती है और एक फैंसी पार्टी में टॉम के साथ मेहमान बनकर एंट्री करती है। वहां टॉम को जॉन मैल्कोविच का कैरेक्टर रीव से मुलाकात होती है, जिसका रोल मेटा ह्यूमर है। मैल्कोविच पहले के फिल्म एडेप्टेशन में टॉम रिप्ली का रोल न भी प्ले कर चुका है। ये भी एक हिंट है कि टॉम अब एक नए आर्ट डीलर एलियस में स्कैम शुरू कर रहा है। मार्ज को टॉम के पर्सनल चीजों में डिकी का रिंग मिलता है। टॉम टेम्परेरीली एस्ट्रे उठाकर अटैक के मूड में होता है, लेकिन कंट्रोल करके सबको कन्विंस कर देता है कि डिकी ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली, डिप्रेशन और गिल्ट की वजह से। मार्ज भी ये कहानी कबूल करती है, कम से कम तब तक जब उसे पूरा यकीन हो जाए।
टॉम ने लैंडलेडी के लिए जो लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए थे वो मार्च के बुक रिलीज के दौरान पूरी कहानी को शेप देते हैं। मिस्टर ग्रीनलीफ भी कन्विंस हो जाता है कि डिकी डिप्रेस था और सुसाइड कर लिया। इस तरह इटालियन पुलिस, मार्ज और ग्रीनलीफ फैमिली सब अग्री कर लेते हैं कि केस क्लोज्ड है। एपिसोड के एंड में टॉम अपनी न्यू वेनिस लाइफ स्टार्ट करता है। उसे अपना सौदा, द स्टोलन पिकासो और एस्ट्रे मिलता है, सिंबल्स ऑफ हिज क्राइम्स एंड आर्ट। रीव्स उसे पासपोर्ट देता है अंडर द एलियस टिमोथी फैनशॉ, जिससे टॉम एक नई आइडेंटिटी में शुरू करता है। मगर फाइनल बीट में इंस्पेक्टर रवीनी और मार्च की बुक मिलती है, जिसमें रियल डिकी ग्रीनलीफ की फोटो है। रवीनी तब समझ जाता है कि पूरे सीरीज में उसने झूठी पहचान के पीछे का असली टॉम रिपली मीट नहीं किया। इसका मतलब कि केस अब कंप्लीटली ओपन रहेगा अगर वो चेस करना चाहे।